हेलो स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कक्षा 11th के चैप्टर 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एमओटी अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसके अलावा आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एमओटी अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी। देखिए, ये जो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही एफ हंट्स, फ्रेडरिक हंट्स, फ्रेडरिक हंट्स, आपने नाम पहले सुना होगा हंट्स, जिन्होंने हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल दिया था। दूसरे जो हमारे पास यहाँ पर इसके डेवलपमेंट में हेल्प करने वाले हैं वो हैं आर एस मोलिकन। आर एस मोलिकन ने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले किया। आर एस मोलिकन ये कौन से साइंटिस्ट हैं? ये वही साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपने ऑयल ड्रॉप के चार्ज बाय मास रेशो के बारे में आपने पढ़ा था। तो दोनों ही साइंटिस्ट यहाँ पर ऐसे हैं जिनके नाम से आप पहले परिचित हैं। तो आपसे पूछा जाए हु डेवलप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आपको जवाब देना है एफ हंट्स, फ्रेडरिक हंट्स एंड आर एस मोलिकन। ठीक है। वीबीटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। वीबीटी क्या है और वीबीटी के मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, उसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। चलो फिर एक बार हम नज़र डालते हैं कि वीबीटी की जो लिमिटेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, पहला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन कार्बन टेट्रावैलेंसी। वीबीटी के अकॉर्डिंग हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी के बारे में बताने में असमर्थ हैं। तो वीबीटी की एक लिमिटेशन कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती है। दूसरा, एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिस्कस्ड। वीबीटी थ्योरी के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में डिस्कस नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी होगी, है ना। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर थॉट टू बी confined in a specific locations। वीबीटी के अकॉर्डिंग हमने ये सोचा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे होते हैं, उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। Next, it does not provide a quantitative assessment of coordination molecules, thermodynamic और kinetic stabilities। वीबीटी के अकॉर्डिंग हम जो कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल्स हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उनकी क्वांटिटेटिव असेसमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम नहीं बता सकते। काइनेटिक स्टेबिलिटीज नहीं बता सकते, उसकी थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटीज नहीं बता सकते। किसकी? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनके बारे में नहीं बता सकते। तो यह भी एक इसकी लिमिटेशन थी वीबीटी की। वीबीटी की नेक्स्ट लिमिटेशन, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द वीक एंड पावरफुल लिगेंड्स। वीबीटी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें वीक लिगेंड्स कौन से हैं, पावरफुल लिगेंड्स कौन से हैं अर्थात स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से हैं, डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। एक और लिमिटेशन इसी प्रकार की, द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्प्लेज इज नॉट एक्सप्लेन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्स शो करते हैं, तो उन कलर्स के बारे में वीबीटी कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। तो यहाँ पर हमने देखा कि वीबीटी में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से हमें नेक्स्ट थ्योरी को देखना पड़ा और नेक्स्ट थ्योरी मोलिकन और एफ हंट ने डेवलप की। देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या कुछ उन्होंने डेवलप किया। चलिए देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स जिनके द्वारा हम ये समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस प्रकार से इन सभी लिमिटेशंस को दूर करती है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप
to form new orbitals called molecular orbitals। देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप कर जाएंगे, जब मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। देखिए when two atomic orbitals overlap or combine they lose their identity। जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा या मिक्स हो जाएगा या कंबाइन हो जाएगा तो उनकी खुद की आइडेंटिटी लूज हो जाएगी, फिर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाली आइडेंटिटी को रख नहीं पाएंगे, फिर नई आइडेंटिटी उनकी बन जाएगी और वो क्या बनेगी, नए ऑर्बिटल्स के फॉर्म में, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्म में। The new orbitals thus formed are called molecular orbitals। समझ आ गया होगा आपको कि एक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से तो वहां पर जो उनके मिक्स होने से नया ऑर्बिटल बनेगा, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स of a molecule in which electrons of the molecules are just filled as atomic orbitals are the energy state of an atom in which electrons of atoms are filled। जैसे हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें फिल किया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स केवल क्या है, एनर्जी स्टेट्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको भरा जाता है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम की वो ऑर्बिटल्स या वो स्पेस या वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, वो एनर्जी स्टेट होती है उसकी। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी वो एनर्जी स्टेट होंगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जैसे द एटॉमिक ऑर्बिटल्स giving the probability distribution around the single nucleus। Molecular orbitals gives the electron probability distribution around the group of nuclei। जो दो एटम है और वो दोनों एटम ओवरलैप कर गए हैं तो उनके न्यूक्लियस क्लोज हो गए हैं और क्लोज होने से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अर्थात न्यूक्लियाई, क्योंकि वहां पर दो न्यूक्लियस हो चुके हैं तो न्यूक्लियाई के आसपास जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, जस्ट फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और वो कहाँ होगी, न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर 4, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which have comparable energy and proper orientation। केवल वो ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, कंपैरेबल होती है। ठीक है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, तभी वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या जरूरी है, ओवरलैपिंग के लिए जरूरी है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट कंपैरेबल हो और साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। तो कैसे, इस तरह से समझिए इसको कि 1s का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किससे ओवरलैप कर सकता है, उसी के बराबर की कंपैरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल से, और 1s के कंपैरेबल जो एनर्जी होगी वो 1s की होगी, 2s तो उससे ज्यादा एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा। तो 1s वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 1s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, मिक्स होगा, 2s वाले के साथ नहीं होगा। 2s वाला किसके साथ होगा, 2s वाला 2s वाले के साथ होगा। तो atomic orbitals, only those atomic orbitals can overlap or can combine which have comparable energy, which has almost equal energy। okay, 1s 1s के साथ
मिक्स हो जाएगा, अर्थात 1s के साथ ओवरलैप करेगा, 2s के साथ करेगा, 2p के साथ करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। याद रखिए, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम ओवरलैप करवा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। अगर हमने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्स किया, ओवरलैप किया, तो वहां पर कितने ऑर्बिटल्स लिए हमने? दो। वन एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक तो 1s और दूसरा 1s है, दोनों को ओवरलैप करवाया है, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर देयर। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग का और दूसरा एंटी बॉन्डिंग का। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा रहे हैं तो हमारा फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं। सिक्स पोस्टुलेट्स है, when two atomic orbitals combines then they form two new orbitals। जैसा कि हमने फिफ्थ में डिस्कस किया, फिफ्थ पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने कंबाइन होते हैं, ओवरलैप करते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो कौन कौन से बनते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तो दो ही वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज लोअर एनर्जी। क्योंकि हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं ना, तो दोनों की एनर्जी बराबर नहीं होने वाली है, वहां पर एनर्जी डिफरेंस रहेगा दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज लोअर एनर्जी एंड हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो जो बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसकी एनर्जी तो कम है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है देन द कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके साथ वाला जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, उसके कंपैरिजन में। सीधे सीधे मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कम एनर्जी होगी लेकिन स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई whereas corresponding antibonding molecular orbitals are represented by sigma star और pi star। जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्डिंग वाले जो है उनको हम सिग्मा से या फिर पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा से कौन से बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे? जो सिग्मा है अगर एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई है, मिक्सिंग जो हुई है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, अगर वो एंड टू एंड है, एक का एंड दूसरे के एंड से ओवरलैप कर रहा है तो सिग्मा बॉन्डिंग होगी। और इस प्रकार से जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा सिग्मा वाला। ठीक है, और अगर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, जैसे 2p की 2p से ओवरलैपिंग करवाएंगे तो वहां पर साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। 2py की 2py से ओवरलैपिंग करवाएंगे तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। 1s की 1s से करवाएंगे तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, है ना। 2pz की 2pz के साथ ओवरलैपिंग करवाएंगे तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्डिंग होती है, और सिग्मा बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा पाई अगर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा, क्योंकि एक ऑर्बिटल नहीं बनेगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल दो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, एक सिग्मा है तो दूसरा सिग्मा स्टार बनेगा, एक पाई है बॉन्डिंग का तो दूसरा एंटी बॉन्डिंग का पाई स्टार बनेगा। ठीक है,
तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। बॉन्डिंग की जो रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा पाई से, एंटी बॉन्डिंग की जो है वो सिग्मा स्टार और पाई स्टार है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखना है आप। अगला जो हमारे पास मेन फीचर है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हम वहाँ पर कुछ रूल्स का यूज करते हैं, है ना। जैसे हंस रूल्स, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था, पालिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, या ऑफ बो प्रिंसिपल था, है ना। वही रूल जो वहाँ पे थे यहाँ पर भी हम यूज करते हैं। वहां पर हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी तो हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग है उसके लिए भी कुछ रूल्स जो हैं वो डिसाइडेड हैं। और वो रूल्स वही हैं, वो रूल्स वैसे ही हैं जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते टाइम पढ़ा था। वो कौन कौन से हैं देखिए, नंबर 10 पॉइंट में देखते हैं। The filling of the molecular orbitals takes place according to the same rule as the atomic orbitals. कि these are ऑब्बो प्रिंसिपल है। जैसे पहला ऑब्बो प्रिंसिपल क्या कहता है, molecular orbitals are filled in order to increasing energy। हमने वहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ऑब्बो प्रिंसिपल पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कौन से लेवल पे जाता है या कौन से एनर्जी शेल में जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, लोएस्ट एनर्जी शेल में जाता है। फिर उसके बाद हायर एनर्जी लेवल, फिर उससे हायर एनर्जी लेवल, फिर उससे ज़्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो भरा जाता है सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी ऑर्बिटल में। सेम ऐसा ही यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ भी होगा। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी उसमें उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उससे ज़्यादा वाले में उसके बाद भरा जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो ऑफ प्रिंसिपल के अनुसार होगी। दूसरा रूल पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बट हैव अपोजिट स्पिन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरा था तो हमने पढ़ा था कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक अपवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। पढ़ा था, जो कि पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। वही रूल एज इट इज यहाँ पर भी लागू होता है। अगर किसी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पहले सिंगली फिल्ड होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर दूसरा जाके उसको भर देगा, अर्थात एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। और जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी भी अपोजिट स्पिन होगी, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। ओके, चलिए थर्ड रूल देख लेते हैं, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलता है, पीछे भी हमने डिस्कस किया। हर्ट्ज रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बोलता है कि जब हम किसी भी ऑर्बिटल में, एटम के ऑर्बिटल की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो पहले सिंगली फिल्ड होता है, फिर उसके बाद वो पेयरिंग स्टार्ट होती है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो सिंगली फिल्ड भरा जाएगा, फिर वहां पर उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। ओके, the pairing of electrons in the degenerated molecular orbitals does not take place until each of them has got 1 electron each। चलिए
अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इज एन इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन वेव है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन वेव की तरह माना गया है। और जो इलेक्ट्रॉन वेव होती है वो इन फेज और आउट ऑफ फेज होती है। साई ए और साई बी ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड्स हैं इलेक्ट्रॉन वेव के, अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या है, एम्पलीट्यूड्स हैं। एम्पलीट्यूड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो डिस्टरबेंस लाइन से, वही उसका एम्पलीट्यूड होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, जब दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, अर्थात ऐड कर देते हैं, अर्थात ओवरलैप करा देते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों को ओवरलैप करवाया, साई ए और साई बी, उन दोनों का क्या कर दिया, एडिशन। और जब एडिशन करते हैं तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगले इसमें इन दोनों को कंबाइन करके अर्थात एडिशन करके जो साई ए और साई बी है, ये जो एम्पलीट्यूड है देखो कितना लार्ज हो गया है ना। तो एम्पलीट्यूड जो है दोनों ही साई ए और साई बी का ऐड हो जाएगा। और इस प्रकार जब एडिशन होता है इन फेज वेव का, तो हमारे पास फाई बनेगा। फाई क्या होगा, फाई क्या बोलेंगे, फाई को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ, इसको इस तरीके से समझिए कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके इलेक्ट्रॉन, वो जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव है। इलेक्ट्रॉन वेव तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव, उसका एम्पलीट्यूड साई ए। दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव वो क्या है, साई बी। दोनों का एडिशन हो गया तो दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, एम्पलीट्यूड ऐड हो गया तो जो वेव बनी हमारे पास नई, अर्थात नया जो ऑर्बिटल बना, वो कौन सा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसकी देख सकते हो वो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अर्थात साई ए और साई बी दोनों जब ये जुड़ जाएंगे तो हमारे पास बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके। तो केस वन क्या हुआ, जब ओवरलैप हुआ दो इलेक्ट्रॉन वेव का, तो व्हेन द टू वेव्स आर इन फेज सो दैट दे एड्स, जब दोनों वेव इन फेज हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी। ऐड होने से क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज साई ए और साई बी ऐड हो गए, देख सकते हैं आप डायग्राम में। और द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच इज फॉर्म्ड बाय द एडिटिव फैक्टर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो इन फेज वेव है ना वो ऐड हो जाती है। और ऐड होने से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, कौन सा बनता है, वो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो आपको पता चला कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, है ना। तो ये थी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म करता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमारे पास केस टू है। अगर हमारे पास फेज में अगर वेव थी, इन फेज वेव थी तो ऐड हो गई थी, बट अगर हमारे पास आउट ऑफ फेज अगर वेव है तो क्या होगा, तब एडिशन नहीं होगा। आउट ऑफ फेज जो वेव होती है उनका क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर वही होने वाला है। देखिए केस टू, व्हेन द टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, ये जो दो वेव्स दिखा रखी हैं जिनका एम्पलीट्यूड साई ए साई बी से दिखाया हुआ है, ये दोनों आउट ऑफ फेज हैं। एक का एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है तो दूसरे का एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ है, हो गई आउट ऑफ फेज। द वेव्स आर सब्ट्रैक्टेड, और अगर आउट ऑफ फेज है तो वेव्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड हो गई फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एंड दस द एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव इज, एम्पलीट्यूड क्या होगा, साई ए माइनस साई बी, माइनस कर देंगे, है ना। और माइनस कर देंगे अर्थात सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो उसका टोटल एम्पलीट्यूड आएगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा, दोनों से डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, साई ए वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वेव एक एटॉमिक ऑर्बिटल की, साई बी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक के एम्पलीट्यूड में से दूसरे का एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गया अर्थात साई ए माइनस साई बी, तो हमारे पास क्या बन गया, एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जो सब्ट्रैक्ट होने से बना है क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो हमारे पास दो टाइप के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं।
ठीक है, दोनों की फॉर्मेशन कैसे हुई आज से आपको समझ आया होगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि इन फेज में एडिटिव इफेक्ट की वजह से हुआ था, अर्थात टोटल उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया था, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखिए। फर्स्ट, probability of finding of electron in the nuclear region of the bonding molecular orbital is greater, क्योंकि एडिटिव फैक्ट है। तो एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, अर्थात इंटरन्यूक्लियर रीजन में जो इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। So the probability of finding of electrons in molecular orbitals which is bonding will be greater than their corresponding atomic orbitals. Okay. Second, the electrons present in bonding molecular orbitals result in the attraction between two atoms. जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वहां पे बनते हैं तो बॉन्डिंग होने से, एडिटिव फैक्ट होने से जो अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच की वो बढ़ती है, अर्थात दो एटम्स वहां पर क्लोज होंगे और वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, अर्थात अट्रैक्शन आ जाएगी। कब, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तब एडिटिव इफेक्ट होता है तब एक का एम्पलीट्यूड दूसरे एम्पलीट्यूड के साथ कंबाइन होता है तब। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी दो एटम्स के बीच में। ठीक है, तीसरा, as a result of attraction the molecular bonding orbitals has lower energy and has greater stability than those of the combining atomic orbitals। जब अट्रैक्शन आ गई है तो अट्रैक्शन आने से जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी डिक्रीज हो गई इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ गई, किससे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जिससे वो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से वो बने हैं ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनसे कहीं ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी, एनर्जी कम होगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, दे आर फॉर्म्ड बाय एडिटिव इफेक्ट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज क्रेस्ट फॉल ओवर द क्रेस्ट एंड ट्रो फॉल ओवर द ट्रो, सो दे कंबाइंस, देयर एम्पलीट्यूड कंबाइंस। जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के पास आएगा जुड़ जाएगा, और ट्रो, एक के ट्रो दूसरे के ट्रो के पास आएगी तो वो जुड़ जाएगी, तो इस प्रकार से उनके अंदर एडिटिव इफेक्ट होगा और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है, और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से, पाई से, है ना, सिंपल सिग्मा या पाई। एंड टू एंड ओवरलैपिंग है तो सिग्मा, और अगर साइडवेज ओवरलैपिंग है तो पाई। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे उसके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए देखिए फर्स्ट है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंटरन्यूक्लियर रीजन इज डिक्रीजेस, क्योंकि सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट है तो जो इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में कम होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द इंटरन्यूक्लियर रीजन डिक्रीजेस इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट है। दूसरा, electrons present in antibonding molecular orbitals result in the repulsion between the two atoms। अगर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है तो सब्ट्रैक्टिव फैक्ट है तो अट्रैक्शन नहीं होगी, रिपल्शन होगी, और रिपल्सन दो एटम्स के बीच में दो एटम्स को नजदीक नहीं आने देती। ठीक है, थर्ड, because of the repulsive force anti-bonding molecule orbitals has higher energy। रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से इनके अंदर हायर एनर्जी होती है, हेंस लोअर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, जो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से उनसे भी कम उनकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब स्टेबिलिटी नहीं है
और रिपल्सन है, इट डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड नहीं बनेगा। नंबर 4, दे आर फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्रस्ट फॉल ओवर द ट्रो। उसमें क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर गिर रही थी बॉन्डिंग में, लेकिन यहाँ पर क्रस्ट ट्रो के ऊपर गिर रही है और ट्रो क्रस्ट के ऊपर। तो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट तो वहां पर स्टेबिलिटी जो है वो कम, एनर्जी ज्यादा, है ना। तो क्या हुआ, साई ए माइनस आई बी, है ना, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट है। दस हम ये कह सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना। नेक्स्ट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर पाई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इनके डिफरेंसेस के रूप में भी हम इनको याद कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो डायग्राम है वो भी दिखा रखी है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखाई हुई है। देखिए पहला हमारे पास सिग्मा 1s, जब हम एक एटम के 1s को किसी दूसरे एटम के 1s के साथ ओवरलैपिंग करवाते हैं तो वहाँ पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, अर्थात सिग्मा बॉन्डिंग होती है। तो हमारे पास जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा 1s, अर्थात बॉन्डिंग सिग्मा वाला 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसी का दूसरा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बॉन्डिंग की क्योंकि एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा। उससे ज़्यादा देखिए 2s को 2s से ओवरलैप करवाया तो 2s एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम और सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज़्यादा। फिर हमने लिया 2px 2py और 2pz। तो 2px और 2py इनकी जो हमारे पास ओवरलैपिंग है वो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही हम मॉलिक्यूलर बिहेवियर भी बता सकते हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट, stability of molecules in terms of the bonding and anti-bonding electrons. Number of electrons present in bonding molecular orbitals represented by Nb, bonding को हम Nb से represent करेंगे, और number of electrons present in anti-bonding are represented by Na, बॉन्डिंग के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को Nb से और एंटी बॉन्डिंग के Na से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए कंडीशंस क्या है। फर्स्ट, Nb ग्रेटर देन Na, अगर बॉन्डिंग के ज़्यादा है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं एंटी बॉन्डिंग से, मॉलिक्यूल्स विल बी स्टेबल। ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑक्युपाई द एंटी बॉन्डिंग देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग नेट फोर्स अट्रैक्शन। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, इफ Nb इज लेस देन Na, अगर बॉन्डिंग कम है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कम है एंटी बॉन्डिंग से, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल बिकॉज द एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज ग्रेटर देन द बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस रिजल्टिंग नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन, वहाँ पर रिपल्शन होगा। अगर बॉन्डिंग कम है एंटी बॉन्डिंग से तो रिपल्शन होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो अगेन मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर Nb अर्थात बॉन्डिंग वाला कम है एंटी बॉन्डिंग से या बॉन्डिंग वाला बराबर है एंटी बॉन्डिंग के, तो मॉलिक्यूल जो बनेगा वो अनस्टेबल होगा, अर्थात उसका जो अस्तित्व है वो नहीं होगा।
जबकि अगर बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, देखिए दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, तो हमें बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो हम उस बॉन्ड ऑर्डर को निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, तो उसके लिए हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो हम आसानी से बता सकते हैं। उसके लिए हम एक जो है ना सीधा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन माइनस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को घटाइए, उसका कर दीजिए हाफ, दैट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, वो बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल इज स्टेबल, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा, मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, अगर बॉन्डिंग के लेस हैं देन एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से, तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा या जीरो होगा, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ठीक है, तीसरा, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड ऑर्डर को देख करके हम उसकी स्टेबिलिटी बताएंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, अगर दो ही एटम से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, मॉलिक्यूल विद द बॉन्ड ऑर्डर 3 इज मोर स्टेबल देन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द 2 एंड सो ऑन। जिसके अंदर एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड है, अर्थात जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू जिसके बीच में दो बॉन्ड है। जिन एटम्स के बीच में दो बॉन्ड है वो कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करता है स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट था। इसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में हम नेचर भी बता सकते हैं बॉन्ड का। अगर एक बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, अगर डबल है बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड, और बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड, तो हम नेचर भी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है तो हम बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं। जिन एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है तो वो उस बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी, जिन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है उनके बीच के बॉन्ड की लेंथ कम होगी, जिन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ और भी कम होगी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी, रेसिप्रोकल होगी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, नेक्स्ट, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। हम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को देख करके ये बता सकते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है। अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमने इलेक्ट्रॉन भरे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, अगर वो पेयर में है तब तो डायमैग्नेटिक होगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो अनपेयर्ड है, एक एक है, पेयर में नहीं है, अगर एक भी अकेला है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। चलिए अब हम देखते हैं आज के टॉपिक का दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। कैसे बनते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन। देखिए हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन में दो H2 पॉजिटिव है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, आप डायग्राम में देखिए 1s ऑफ वन हाइड्रोजन एटम लेफ्ट में दिखाया हुआ है, राइट में जो है वो उधर भी 1s ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम है ना। दोनों के अंदर हम देखें तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर ये H2 पॉजिटिव है, इसका मतलब है दोनों हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है। तो यहाँ पर केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2 पॉजिटिव की सिग्मा 1s1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने सिग्मा 1s वो अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऑर्बिटल में भर दिया, दूसरा जो 1s है H एटम का वो वैकेंट है, खाली है।
अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ओवरलैप करवाया। ओवरलैप करवाने के बाद हमारे पास सिग्मा 1s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और सिग्मा स्टार 1s वैकेंट है, खाली है। तो हमारे पास सिग्मा 1s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हम देखें कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, नीचे जो है 1s, सिग्मा 1s ये बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इससे ऊपर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में वो है सिग्मा स्टार 1s, उसमें जीरो है। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, एन बी 1, एन ए के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जीरो। तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या बताया, एन बी माइनस एन ए, तो एन बी मतलब 1 माइनस जीरो, 1 आ गया, उसका हम करते हैं हाफ, है ना। तो इस तरीके से हम वहां पर उसका क्या निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर, इसका आंसर जो है वो प्लस में आया क्योंकि 1 बॉन्डिंग का है और एंटी बॉन्डिंग का जीरो है। तो प्लस अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो हमने पढ़ा अभी अभी कि वो स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है सिग्मा 1s1, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि यह पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ He2 हीलियम मॉलिक्यूल। कई बार पूछा जाता है हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनता क्यों, तो कैसे बताएंगे हम, देखिए यहाँ पर हमारे पास हीलियम, हीलियम जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसकी 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक जो हम यहाँ पर हमारे पास 1s के अंदर देखिए आप डायग्राम में 1s2 दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट साइड में जो हमारे पास ऑर्बिटल है 1s उसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ओवरलैप करवाया, तो ओवरलैप करवाया तो सिग्मा 1s बन गया जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपोजिट स्पिन के, है ना। और सिग्मा स्टार जो है उसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो दो बॉन्डिंग में और दो एंटी बॉन्डिंग में चले गए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम की, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, अर्थात बॉन्डिंग में दो एंटी बॉन्डिंग में दो, दो इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग में दो एंटी बॉन्डिंग में दो है तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा, है ना। 2 - 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हीलियम एटम, He और He के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, जीरो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, तो इस मीन्स He2 डज नॉट फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट। चलिए लास्ट एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है। इसकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स को भरा हुआ है, डायग्राम में आप देख सकते हो। बॉन्डिंग के अंदर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 8 हैं। ये देखिए यहाँ पर सिग्मा 2s2 और फिर आगे ये 2px जो है पाई वाले इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2py वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर जो हमारे पास है यहाँ पर ये टोटल करके सिग्मा 2pz वाले हैं। तो इस तरीके से 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल ये हो गए। एंटी बॉन्डिंग के कितने हो गए, एंटी बॉन्डिंग के देखिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जहाँ पे सिग्मा लग रहा है आप उनको काउंट कर लीजिए। तो सिग्मा स्टार 2s2 दो, और इसी तरीके से फिर यहाँ पे पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 और दो, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इट मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम में कितने बॉन्ड बनेंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रेजेंस देखते हैं कि पेयर है कि अनपेयर है। तो प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहाँ पे ऊपर जो 2px पाई वाला है और 2py पाई स्टार वाले हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। थैंक यू।